तो लैपटॉप की कैटेगरी में जो एप्पल का मैकबुक है ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहा है काफी टाइम से। या फिर जब आपको ऑफर में M1 50,000 में मिल जाता था, स्टिल आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में आता है। लेकिन एप्पल ने सोचा कि थोड़ा सा हम अलग करते हैं, 70,000 रुपीज में एक नया लैपटॉप लॉन्च करेंगे जो कि लोगों को लगेगा एक सस्ता लैपटॉप है और वहां पर बहुत सारी ऑडियंस के लिए ये बनेगा। लेकिन ये लैपटॉप एक्चुअली में किसके लिए ज्यादा अच्छा है? और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम मैकबुक M1 या M2 इसमें से कुछ लेने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपके पास M3 M4 Pro वगैरह भी लैपटॉप्स है या विंडोज लैपटॉप भी है और 70,000 रुपीज में, क्या ये एक अच्छा लैपटॉप होगा जो मेरे हाथ में अभी है? और रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च करा है, ये है एप्पल का मैकबुक नियो और इसका नाम अभी सिर्फ नियो है। आगे जाके नियो 1 नियो 2 में भी ऐसा कुछ आएगा, जो भी बातचीत है। लेकिन इस नए फ्रेश लैपटॉप में जो खास करके कलर आप देख रहे हो, जो ये सिट्रिक या लेमन टाइप का कलर है, ग्रीन कलर है। और जब मैं बोरीवली में इसे लेने गया था ना, तो मेरे सामने जो ऑफिशियल स्टोर है बोरीवली में, वही मुझे पूछ रहा था कि ये कलर क्यों लिया। मतलब सोचो, एप्पल बेच रहा है और पूछ भी रहा है कि ये क्यों लिया है। तो वहां पर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे पॉपी कलर बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप मैकबुक सीरीज में देखते हो तो वहां पर इन्होंने ऐसे कोई पॉपी कलर नहीं निकाले, जैसे iMac वगैरह हो गए, बाकी और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें पॉपी कलर आते हैं। और काफी टाइम के बाद में इन्होंने मैकबुक के कलर में भी एक नया चेंज लेकर आए, जो कि एक नई ऑडियंस को अच्छा खासा तरीके से टारगेट कर सकता है। और हम ये भी जान लेंगे एट दी एंड, ये जो ग्रीन कलर का नया मैकबुक है ये कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, या फिर आपको स्टिल मैकबुक M1 M2 इनकी तरफ ही जाना चाहिए। ये एक ऊपर का दिखावे का प्रोडक्ट है, वो सब चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे आज। और ये जो मैकबुक का एयर M1 आता है, जो काफी टाइम से राज कर रहा था एक तरीके से, वो पीछे हो जाता है परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर से ज्यादा देखने मिलती है, ऑन पेपर भी और रियलिटी में भी। लेकिन ये प्रोसेसर डालने में एप्पल ने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि जो एप्पल की सिलिकॉन चिप है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल काम करती है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा डिटेल और थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, लेकिन एक बात बोलूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, और या फिर विंडोज बेस्ट है या फिर आप टैब ले सकते हो, या जो भी कहानी है वो सब हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। और जस्ट एक बात बता दूं, ये जो प्रोसेसर है ना, ये इन्होंने मतलब जो मोबाइल प्रोसेसर डाला था एप्पल का A18 Pro जो इसके अंदर मिलता है, इसके अंदर एक जीपीयू कोर कम आता है, मोबाइल में एक जीपीयू कोर ज्यादा है, इसमें वो कम दिया है। तो सोचो यहाँ पर भी इन्होंने कट ऑफ करा है, और कट ऑफ यहाँ पर भी नहीं, इवन जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, जो यहाँ पर ये इन्होंने तो मेटल यूज किया है, हर जगह मेटल यूज है। पर मैंने जो मेजर पहले यूज करके देख लिया, जिसमें इन्होंने जो लॉक बटन आता है ना, जो कि एयर सीरीज वगैरह में मिलता है, तो वहां पर वो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ पर वो सिर्फ एक नॉर्मल लॉक बटन है। और अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो उसके लिए आपको 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और हाँ, लेकिन उसमें आपको 512 GB मिल जाएगा, अभी 256 वाला वेरिएंट आता है। और इसका जो कीबोर्ड भी है ना, बाकी उन दोनों लैपटॉप से मैंने यूज करके देखा है, एयर सीरीज में जितने भी कहूंगा या प्रो में भी जो इनका है, तो ये कीबोर्ड बहुत ही बेसिक है। मतलब ये इतना ज्यादा टेक्टाइल फील नहीं करवाता जितना एयर करवाता है। और इसमें बैकलाइट भी नहीं है, तो वहां पर भी कट ऑफ है। और कट ऑफ है इसके ट्रैक पैड में, ये छोटा भी है। और इसमें जो हैप्टिक्स आती है ना, जो वाइब्रेशन मोटर जो हमको एयर में मिलती है, वो भी यहाँ से कट ऑफ करके रखी है। और बहुत ही सिंपल सा और कहूंगा डिसेंट टाइप का एक्सपीरियंस निकाल के देता है। अगर आप एक क्रोम बुक या आर्म बेस्ड प्रोसेसर या स्नैपड्रैगन बेस्ड प्रोसेसर कोई लैपटॉप लेने जाते हो, तो वहां पर लिमिटेशन ये होती है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन छूट जाती है। मतलब प्रीमियर प्रो अगर हैवी एप्लीकेशन चलाते हो, वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें जो लिमिटेड एप्लीकेशन है बस वही चला पाओगे। बट इसमें वो कमी नहीं है, और इसके लिए एप्पल को अप्रिशिएट करना बनता है। अगर ये चाहते तो इसे लॉक कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया, जो कि एक मेजर की बनाता है इस लैपटॉप को। बाकी अगर आप स्नैपड्रैगन लैपटॉप वगैरह देखते हो तो उसको आप पूरा अवॉइड कर सकते हो। एप्पल का जो एयर है M1, वो सबसे सस्ता मिलता था, अगर ऑफर भी देखोगे तो 50,000 में, विदाउट ऑफर 60-70 ऊपर जाता है। लेकिन अभी ये मतलब अगर फ्रेश प्राइसिंग देखते हो विदाउट ऑफर्स वगैरह, तो ये अभी तक का सबसे सस्ता लैपटॉप होगा एप्पल की तरफ से। बट सस्ता ऐसा नहीं कि एकदम ही सस्ता है, 70,000 रुपीज इसकी प्राइसिंग है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालोगे आज के टाइम पे, तो आपको नया पेटी पैक मैकबुक M2 मिल सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे डालने पे। अब देखो, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन स्टूडेंट के हिसाब से बात करेंगे, किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन के लिए नहीं है। तो अभी एप्पल का A18 Pro जो इसके अंदर है, जो नियो लैपटॉप, इसका नाम याद कर लो, नियो। और इसके बाद M1 और M2, इसके साथ थोड़ा सा ना बेंचमार्क और बाकी सारी चीजें
कंपेयर करते हैं, बट उसके पहले स्पेक्स वगैरह देखते हैं। तो अगर आप M1 और M2 से देखते हो तो डेफिनेटली आपको वो ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 8 कोर्स है और ये 6 कोर के साथ में आता है, जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं और 4 आपको एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। और बाकी अगर आप देखोगे डेफिनेटली एयर में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। लेकिन अगर आप जीपीयू देखते हो तो यहां पर भी उसका कट ऑफ है, वो आपको 5 ही मिलते हैं, बाकी में 7 और फिर 10 आ जाते हैं। और फिर न्यूरल इंजन सेम ही रखा है इन्होंने, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहां पर यूज करते हैं ज्यादातर तरीके से, सिंपल अपने एआई टास्क वगैरह रन कराने के लिए हो जाता होगा। बाकी जो मेमोरी, जो बैंडविड्थ स्पीड है ना, वो भी यहां पर आपको कम दिखने मिलती है, पर मैं कहूंगा एयर से ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स M2 ज्यादा बेस्ट आता है, और उसके बाद में जो M3 और M4 डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो यहां पर उनको इंक्लूड करना बेवकूफी होगी, और इवन प्रो को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी इसमें एक चीज है कि इसमें रे ट्रेसिंग सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मोबाइल प्रोसेसर है। बाकी मेमोरी, स्टोरेज एंड डिस्प्ले में देखते हो तो यहां पर आपको एक डाउनग्रेड यही है कि ये सिर्फ आपको 8 GB रैम में ही मिलेगा। और देखो अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, चाहे आप M1, M2, M3 कुछ भी ले लो, कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, बस SSD कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा तीनों में ही। और रही बात इसकी स्क्रीन साइज, ये बाकी दो जो है उनसे कम दिखने मिलता है, मतलब वहां पर 0.3 इंचेस कम हो जाता है M1 से, और M2 से 0.6 इंचेस कम मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी थोड़ी सी कम आ रही है, बट खराब नहीं है। और ब्राइटनेस 500 निट्स पर है, M1 से बेटर है, क्योंकि M2 में सेम 500 आता है। बाकी इसमें आपको नॉच नहीं मिलती, वो एक अपना पार्ट है, और HDR वगैरह ये सपोर्ट कर लेता है। और इसमें जो कलर गैमेट है ना, वो आपको sRGB मिलते हैं, बट एयर में M1, M2 में आपको P3 कलर गैमेट मिलता है, जो कि ज्यादा एरिया में कहूंगा ज्यादा कलर को लेकर आता है। sRGB में थोड़े कम कलर्स आते हैं। और जब आप साइड बाय साइड कुछ ऐसे कंटेंट है जो आप देखते हो एक M1 और नियो के अंदर, तो वहां पर डेफिनेटली P3 कलर गैमेट विन करता है। तो बेसिकली जो सीरियस कलर वर्क है ना, जैसे कि वहां पर आपको ये लिमिटेशन मिल जाएगी, और इवन कलर एक्यूरेसी को लेकर या फिर कलर एडिटिंग को लेकर, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डाउन फील जरूर होगा। बाकी इसके अंदर एक एम्बिएंट लाइट सेंसर है, वो भी नहीं आता। ऑल्सो जो ट्रू टोन होता है ना, वो भी नहीं मिलता। बाकी हाँ, इसमें Wi-Fi 6E आता है, और ब्लूटूथ भी लेटेस्ट और अच्छा मिल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पोर्ट्स है ना, बहुत ही कम है भाई, सिर्फ 2 Type-C पोर्ट है, जिसमें से एक Type-C 3 पॉइंट है, और वो कुछ 10 Gbps की प्लस की स्पीड दे देता है, और जिसपे आप डिस्प्ले आउटपुट वगैरह ले सकते हो। लेकिन हमने डायरेक्ट Type-C के थ्रू करके देखा है, तो डिस्प्ले आउटपुट तो नहीं आया, तो एक कन्वर्टर है उसके थ्रू करके देखा तो वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन जो सबसे बुरी बात है, वो दूसरा जो Type-C पॉइंट है वो 2.0 ही दिया है। सोचो 2026 में बैठे हैं और स्पीड एकदम से कट ऑफ। एटलीस्ट दोनों Type-C 3.0 होते तो बेटर होता। एक्चुअली ये भी बेटर नहीं है, बेटर तो एक्चुअली थंडरबोल्ट आना चाहिए था दोनों के अंदर, एटलीस्ट एक के अंदर, बट वो भी कट ऑफ कर दिया प्राइसिंग को लेकर। और जो मैग्नेटिक पोर्ट्स होते हैं ना चार्जिंग को लेकर, वो भी नहीं है। मतलब अगर आप एक केबल पर आपने चार्जिंग लगा दी तो दूसरा पोर्ट एक ही पड़ेगा, तो आपको एक्सटेंशन या हब कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा भाई। अब अगर आप बैटरी देखते हो तो वो दोनों से ही कम देखने मिलती है, अराउंड 36.5 वॉट आवर्स मिलती है। और अगर आप एप्पल का ही क्लेम देख लो तो वो बोलते हैं 11 घंटे चल जाएगा, बाकी दोनों से 4 घंटे कम चलता है। और अगर आप डिपेंड करता है कि क्या यूज करोगे, वो सबसे बड़ी बात। अगर आप ब्राउजिंग वगैरह ही कर रहे हो या वीडियो कंटेंट भी देख रहे हो, तो उसमें आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगे, मतलब 1 दिन तक का बैटरी बैकअप है। पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करने वाले हो, वो सारे सिनेरियो भी मैटर करेंगे। अगर आप जो बॉक्स के अंदर चार्जर आ रहा है 20 वॉट का, तो उससे चार्ज करोगे तो 50% अराउंड 2 घंटा लेगा भाई। तो अगर मैं आपको रेकमेंड करूं, आप कोई भी थर्ड पार्टी PD चार्जर वगैरह ले लेना अलग से, उसके लिए ऑफकोर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, 2-3 हजार जो भी पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का भी। तो या फिर अगर आपको एप्पल का ही चाहिए तो एप्पल के भी चार्जर मिल जाते हैं। 30 वॉट से एटलीस्ट थोड़ी फास्ट चार्जिंग तो कर ही पाओगे। और डेफिनेटली आपको चार्जिंग में M1 और M2 ज्यादा बेटर देखने मिलेंगे, कुछ घंटों से ही ज्यादा। लेकिन एक चीज ज्यादा अच्छी है, वेबकैम वो 1080p का दिया है, जबकि M1 में आपको 720p का ही वेबकैम मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज ज्यादा पॉजिटिव है। तो वेब मीटिंग या फिर आप क्लासेस वगैरह भी अटेंड करते हो, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह लेते हो, तो वहां पर अच्छा आउटपुट देता है। हालांकि यहाँ पर आपको डुअल माइक मिलते हैं, बाकी दोनों में आपको M1 M2 में 3 माइक्स मिलते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा क्वालिटी डिसेंट है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी देख सकते हो ऑडियो क्वालिटी को लेकर, M1 कैसा साउंड कर रहा है, M2 और नियो। और रही बात देखो माइक और वीडियो क्वालिटी को लेकर, तो ये मैकबुक M1 है, और जो ऑडियो आप सुन रहे हो तो वो तो आइडिया आ ही जाएगा किस तरीके से क्वालिटी ले रहा है। और उसके बाद ये आता है मैकबुक M2, इसकी माइक क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी 1080p आता है। ये बेचारा M1 720 के आसपास ही रह जाता है, तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन बनता। पर जो नया नियो है वो आपको वेबकैम क्वालिटी कुछ ऐसी निकाल के देता है। अभी मेरे हिसाब से इस पर है ना पोर्ट्रेट मोड ऑन हो गया, बाकी पे नहीं है। तो वहां पर वो सारी चीजें अगर बंद करोगे तो कुछ इस तरीके से, ये स्टूडियो लाइट है, ऑफ कर दिया हमने, तो ये इस तरह, यही सारे फीचर इसमें भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर M1 पे देखोगे तो अभी ये सारे इसमें जैसे एज लाइटिंग्स वगैरह या फिर स्टूडियो लाइट्स वगैरह, मतलब हाथ ऐसे, और बैकग्राउंड ब्लर करना हो गया। और सेम यहाँ पर भी अगर आओगे M2 में, तो इसमें आपको पोर्ट्रेट
और अगर आपको थोड़ी स्टूडियो लाइट करनी है, ये थोड़ा अच्छा फीचर लगता है फ्रैंकली बोलूँ, फेस ज़्यादा हाईलाइट होता है और रिंग लाइट वगैरह ऐसे बना देता है, तो इस तरीके की क्वालिटी निकाल देते हैं। और ये M2 सॉरी ये अपना नियो है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से मतलब अच्छा देखने मिल रहा है। माइक क्वालिटी कैसा है, नियो का बेटर लग रहा है, एयर M1 का बेटर लग रहा है या M2 का बेटर लग रहा है, किसका बेटर लग रहा है कमेंट में बताना। बाकी देखो इसके जो स्पीकर है ना M1 M2 से डेफिनेटली वीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल साइड फायरिंग स्पीकर मिलते हैं और M1 थोड़ा बेटर लगता है M2 से मुझे। और अगर मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस को लेकर कि बाकी जो विंडोज लैपटॉप्स आते हैं ना, जैसे 60-70 हजार के लैपटॉप भी, उनसे तो दी बेस्ट काम कर रहा है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। बट अगर आप M1 M2 से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर उनमें ही देखने मिलेगा, पर किसी भी विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करने जाओगे तो ये बहुत आगे आएगा। इवन 1-1 लाख के भी लैपटॉप आते हैं ना, उससे भी अच्छा स्पीकर इसके अंदर अवेलेबल है। और जस्ट एक सिंपल बता दूं, इन तीनों ही लैपटॉप्स में फैन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको जो प्रो कैटेगरी के लैपटॉप्स है ना, मतलब मैकबुक प्रो वगैरह, उनमें आपको एक सिंगल फैन देखने मिलता है एटलीस्ट। इनमें किसी में फैन नहीं है, तो आवाज वगैरह किसी में नहीं आएगी। आप कितना भी हैवी एंड टास्क करो, बस लैपटॉप गर्म हो सकता है बट आवाज नहीं करेगा। अब अगर बेंचमार्क के हिसाब से अगर चले तो टर्न्स ऑफ हमने कंपेयर करे हैं M1 M2 से, तो जिसमें एक चीज है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि गीक बेंच में सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ये M1 और M2 उनसे भी आगे आ जाता है। सोचो एक एप्पल प्रोसेसर, मतलब मोबाइल प्रोसेसर, वो इतना अच्छा स्कोर निकाल रहा है। और बाकी अगर आप मल्टी स्कोर में देखते हो तो डेफिनेटली आपको M2 ज्यादा बेटर है, बट ये M1 से बेटर तो आता है। अभी देखो अगर आप सिंगल टास्क, मतलब अगर कोई वेब ब्राउजर पे हो और सिंगल वीडियोस वगैरह देख रहे हो या फिर कोई एक सिंगल टास्क कर रहे हो, तो ये M1 से और इवन M2 से ज्यादा बेटर काम करेगा। और ऑल्सो बैटरी सेविंग वाला पार्ट हल्का सा बेटर निकल कर आ सकता है। लेकिन जब मल्टीटास्किंग में या वीडियो रेंडरिंग या फिर आप कोड कंपैटिबिलिटी वगैरह पे देख रहे हो, वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा बेटर M2 मिलता है, बट M1 से मैं कहूंगा बेटर ही निकल कर आ रहा है फिर भी। बाकी Geekbench AI के भी हमने स्कोर निकाले, उन तीनों कैटेगरी पर ये फर्स्ट पे आता है, बाकी दोनों M1 और M2 से। और इवन क्रॉस मार्क के भी सारे टेस्ट हमने करके देखे तो वहां पर भी ये फर्स्ट आता है। अभी देखो Amorphous मेमोरी मार्क करके टेस्ट है, जहां पर स्टोरेज का एक आइडिया लगता है कितनी फास्टर है, तो डेफिनेटली उसमें M2 फास्टर आ रही है। फिर Blackmagic SSD स्पीड टेस्ट करके देखा, बेसिकली रीड एंड राइट स्पीड हो गया, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला पार्ट हो गया, वहां पर Air M1 बेस्ट आता है, इवन M2 भी बेस्ट नहीं आता। M2 की जो स्टोरेज है, स्टार्टिंग वेरिएंट की बात कर रहा हूं, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इन्होंने उसको अंडर क्लॉक करके रखा हुआ है सोचो, और M1 ज्यादा बेटर वहां पर आता है। मतलब मेरे पास भी M2 था, मैंने काफी टाइम, मतलब मेरे हिसाब से साल के ऊपर यूज किया होगा, और मैंने वो M2 इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि उसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना, बहुत ही अजीब है। जब मैं क्रोम टैब हो गया या मल्टी एप्लीकेशन यूज करता हूं ना, तो मुझे एवरी टाइम पे कोई जिटर या फिर लैग ऐसा फील होता ही था, और उस चक्कर में मैंने M2 छोड़ा। उससे बेटर मुझे M1 लग रहा था। तो ये वाली एक पार्ट ज्यादा हाईलाइट करूंगा। M2 अगर आप लेने का सोच रहे हो तो ये एक ड्रॉबैक आपको जरूर मिलेगा। मतलब आप क्रोम पे 7 से 8 टैब खोल सकते हो, इवन 10 टैब भी खोल सकते हो, बट उसके ऊपर जब जाना चालू करोगे ना स्टार्टिंग वेरिएंट पे, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़े से स्टटर, इवन बैटरी लॉस थोड़ा ज्यादा दिखने मिलता है। फिर उसके बाद Cinebench सिंगल कोर मल्टी कोर देखा, तो वहां पर एक सिंगल कोर में नियो फर्स्ट आया। फिर ब्लेंडर टेस्ट करके देखा, वहां पर M2 जीतता है। फिर 3D मार्क का टेस्ट करके देखा, तो नॉर्मल मोड में बेसिकली वहां पर भी M2 जीत रहा है। पर एक चीज है कि M1 से बेटर स्कोर दे रहा है, मतलब वहां पे फर्स्ट आ जाता है। मतलब इतना तो सिंपल है कि परफॉर्मेंस वाइज आपको M1 से थोड़ा बेटर काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन जो स्टोरेज वाला पार्ट था वहां पर M2 थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो ये सारे टास्क मतलब आप ध्यान रख के चलना। और आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इंडियन यूजर, मैं इंडियन यूजर को टारगेट करूंगा क्योंकि मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये ज्यादा सेल आउट करने का पॉइंट ये था कि ये स्टूडेंट्स के लिए, पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, क्योंकि यूएस स्टूडेंट्स अलग है, वहां पर उनका पढ़ाई करने का तरीका, उनका स्टडी जो भी पार्ट है वो पूरा डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ इको सिस्टम है ना मैकबुक पे ही चलता है उनका। हमारे इधर अभी भी थोड़ा सा नोट्स वगैरह वाला पार्ट है, बट वहां पर नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी चीजें कंसिडर करें कि इंडियन यूजर और प्राइसिंग के हिसाब से, तो ये 70,000 रुपए का लैपटॉप है, वो भी विदाउट फिंगरप्रिंट वाला। फिंगरप्रिंट चाहिए तो 10,000 एक्स्ट्रा, तो 80,000 का हो जाएगा। अब अगर आप स्टूडेंट्स हो तो वहां पर आपके लिए एक कुछ ऑफर्स है, तो जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं 10,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स ऑफर है। लेकिन वहां पर आपकी आईडी कार्ड और वो सारी चीज होती है, तो वो चीज आप ध्यान रख के चलना। तो अगर आप स्टूडेंट ऑफर के साथ जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपको 256 वाला वेरिएंट 60,000 का पड़ेगा, और 512
18 वाला वेरिएंट आपको 70,000 का पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट ऑफर लग गया। अब अगर आपके पास स्टूडेंट ऑफर नहीं है तो अगर आप इसे नॉर्मली लेने जाते हो तो आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा 4,000 रुपए का, तब ये 65,000 का पड़ेगा। और अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो वहां पर सारे डिस्काउंट लगा के आपको ये 53,400 नियर बाय पड़ जाता है, मतलब 54,000 पकड़ के चल लो। अब देखो अगर आप स्टूडेंट कौन से हो, जैसे बात हो रही है कि किन के लिए है। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स वगैरह से हो तो वहां पर उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप अंडर 60,000 में एक ऑप्शन ढूंढते हो तो वहां पर आपके पास नोट्स लेना हो गया, पीपीटी वगैरह हो गया, वेब, ईमेल, इन सब चीजों के लिए अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाएगा। बट अगर आप किसी भी तरीके से गेमिंग कैटेगरी में घुस गए हो तब ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। और इंडियन यूजर जो है या इंडियन स्टूडेंट है वो एक तरीके से डिमांड कर ही लेते हैं कि गेमिंग चलेगी क्या, तो या तो एक तरीके से पढ़ लो या तो एक तरीके से बस स्टडी के हिसाब से देखो, क्योंकि दोनों चीज मिल सकती है बट आपको कुछ ना कुछ घटाना बढ़ाना पड़ सकता है कि ये चीज लॉस हो सकती है। तो अगर आप देखो एक चीज समझ के चल लो, क्योंकि गेमिंग मैंने पहले ही कट ऑफ करने के लिए, क्यों, क्या पता है 256 GB स्टोरेज है, आपने एक गेम भी डाला उसके बाद कोई स्टोरेज बचने वाली नहीं है, आप दूसरे टास्क ही नहीं कर पाओगे ढंग से, तो गेमर यहां से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, आप एक्सटर्नल SSD वगैरह लगा के कर सकते हो और कुछ एप्पल की सिलिकॉन बेस्ड जो उन्होंने ऑप्टिमाइज कर रखी है वो थोड़ी बहुत चला भी लोगे, बट सोचो इतनी मशीन पे उस तरीके का लोड डालना सही होगा, वहां पर इश्यूज आएंगे। हालांकि कुछ गेमिंग जो ऑप्टिमाइज्ड है वो आप ट्राई आउट कर सकते हो, बट सीरियस गेमर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और अगर दूसरे स्टूडेंट और देखेंगे तो अगर आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, मैनेजमेंट से हो, तो वहां पर एक्सेल हो गया, जूम हो गया, रिसर्च हो गया, PPT, इन सब चीजों के लिए परफेक्ट मशीन है। या फिर अगर आप किसी भी तरीके से एक आईफोन यूजर हो तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि एक इकोसिस्टम में आप घुस सकते हो। एक सबसे सस्ता तरीका यही होगा एंटर करने का। और अगर वहां पर जैसे कि एयर ड्रॉप, आईफोन मिररिंग, आई मैसेजेस, आपका बैकअप या इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया। और अगर आप CS, IT, इंजीनियरिंग वगैरह से हो तो वहां पर आपके पास सिंगल प्रोजेक्ट हो गए या फिर पाइथन हो गया, HTML, CSS कोर्सेज हो गए, तो उन सब चीजों के लिए एक बार फिर भी काम हो सकता है। बहुत बेस्ट नहीं होगा बट हो जाएगा। और डिजाइनर और फिल्म ग्रेडिंग वगैरह या एडिटिंग वगैरह के लिए भी उतना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले पैनल थोड़ा सा वीक है, मतलब P3 कलर गैमेट के साथ में नहीं आता, तो वाइडर कलर रेंज लेके नहीं आ पाएगा, तो वहां पर भी आपको कलर एक्यूरेसी को लेकर इशू आ सकते हैं। बाकी मैं और भी कुछ कैटेगरीज है वो मैं डाल देता हूं, आप पढ़ लो किस कैटेगरी में आप बैठते हो, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना होगा तो 3 घंटे के ऊपर की वीडियो बनेगी भाई, फिर कॉन्वर्जेशन वाली बात हो जाएगी, तो उस हिसाब से मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप स्टार्ट फेज के हिसाब से देख लो, क्योंकि आप 1 महीने के बाद में ही आपको दिक्कत आना चालू हो जाएगी। M1 में स्टिल वो इश्यूज अब भी थोड़े बहुत फील होने लगते हैं, मतलब वो फिर भी थोड़े परफेक्ट चल जाते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अवॉइड ही करने कहूंगा। उससे बेटर आप M2, इवन मैं कहूंगा M3 के ऊपर देखना चालू करो, या फिर मैक मिनी आता है छोटा सा डब्बा 50-60 हजार में जो भी मिलता है, वो फिर वहां पे जंप कर सकते हैं जिनको इस तरीके की हेवी चीज चाहिए। अब जो ये चिप है A18 Pro जो मोबाइल चिप है, लेकिन एक बात इसकी तारीफ यही वापस करूंगा जो मैंने स्टार्ट में भी करी थी कि ये पूरा मैक OS सिस्टम चला रहा है, सोचो मतलब प्रॉपर तरीके से। और ये आज नहीं, एप्पल इस तरीके से डिजाइन करता है कि आगे तक चीजें चले, आगे भी फ्यूचर मतलब मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल ये और आराम से चला देंगे, क्योंकि इस तरीके से चीजों को ऑप्टिमाइज करके रखते हैं। देखो इसमें मोस्ट ऑफ वो सारी एप्लीकेशन चल जाएगी जो गूगल वगैरह पे अवेलेबल है, जो बेसिकली इंस्टॉल वाली पार्ट है सब मिल जाएंगे। इवन ऐप स्टोर वगैरह भी इसकी एप्लीकेशन जो लिस्टिंग है वो सारी मिल जाएगी। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो इसमें ढंग से नहीं चल पाएगी। देखो अगर आपका डाउट है कि आप फोटोशॉप वगैरह चला सकते हो तो वहां पर ये लिमिटेड है, मतलब कुछ हद तक चला सकते हो, लेकिन कुछ दूसरी एप्लीकेशन है जैसे आप फोटोग्राफर हो तो लाइट रूम वगैरह हेवी एप्लीकेशन एडोबी की खास करके वो यहाँ पे लिमिट कर जाएगा चीजों को लिए। तब मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि वहां पर आपको जो मशीन रेकमेंड है वो होगी मैक मिनी M4, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, समवेयर यहीं पे कहीं वो आ रही होगी। पूरी डिटेल में जितनी जा सकता था उतना डिटेल में उस वीडियो में बात करी है मैंने। अब अगर देखो इसमें क्या ढंग से चल पाता है, मतलब अगर आप सिंपल एक ही टास्क में रन करने जाओगे तो अगर आप YouTube 4K वगैरह में देख रहे हो, नेटफ्लिक्स हो गया, ईमेल, स्प्रेडशीट या जूम हो गए, पावर पॉइंट हो गई, ये आप 0 लैग से आराम से चला सकते हो। और रही बात एडिटिंग को लेकर तो यहाँ पर जैसे मैं प्रीमियर प्रो वगैरह मैंने पहले ही अवॉइड कर दिया, तो एप्पल का जो एप्लीकेशन आता है ना फाइनल कट प्रो, तो वो आप 4K एडिटिंग कर सकते हो, इवन मल्टी कैम 0 लैग के साथ कर सकते हो, क्योंकि वो उनका ही एप्लीकेशन है, तो अच्छा खासा ऑप्टिमाइज कर रखा है। हाँ, एक्सपोर्ट टाइम डेफिनेटली ज्यादा होगा M1 M2 से, M1 से तो ठीक है बट M2 से डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा ही देखने मिलेगा, बट एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम चीजें। तो अगर आपके दिमाग में थॉट है कि साइबर पंक भी चल
आएगा क्या गेमिंग को लेकर? तो देखो मैं खुद इतना बोलूंगा, मैंने खुद किसी की वीडियो देख रहा था, डिफॉल्ट सेटिंग पे खेलोगे तो 10-11 FPS आ रहे थे, और अगर बहुत ही लो कर देते हो, चेंजेस कर करके एकदम स्लो कर देते हो, तो 40 से 50 वाले FPS आते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कोई भी हैवी एंड गेम डालने जाओगे तो आधी 70 से 80% स्टोरेज खा जाएगा, फिर आप गेम खेलोगे कि काम करोगे वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ज्यादातर जो मैक के लिए ऑप्टिमाइज गेम्स है वो इसमें फिर भी चल जाती है, जो ऑप्टिमाइज नहीं है तो उनके तो 10-12 FPS समझ के चल लेना। और देखो इस पे स्ट्रेस टेस्ट डालने पे ये लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ये बात ध्यान रख के चल लेना। विंडोज में ये कैटेगरी 90 डिग्री तक मोस्ट ऑफ जाती है, ये उसके ऊपर चले जाता है। वीडियो रेंडरिंग में इनकेस अगर आपने प्रीमियर प्रो लगा के कर भी लिया तो बहुत ज्यादा हीट होने वाला है ये लैपटॉप, तो वहां पर भी वो जो कोर एकदम खतरनाक यूजर है ना, वो पूरे अवॉइड हो जाते हैं यहाँ से। अगर आप कंपटीशन देखते हो 60 से 70 हजार की प्राइसिंग, अगर फिंगरप्रिंट भी डाल दूं मैं, तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 देखते हो तो वो भी 60,000 के आसपास आता है। HP कोर i7 13 जेन के साथ में अगर लैपटॉप देख रहे हो तो वो 70,000 का आता है, लेकिन वहां पर आपको 16GB रैम और साथ में आपको स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी। और अगर आप Asus TUF गेमिंग लैपटॉप A15 अगर हम कंसिडर कर ले, वो भी 70,000 के आसपास आता है। RTX 3050 मिल जाएगा, तो वहां पर आप गेमिंग कंसिडर कर सकते हो, पर वो हैवी होगा 2.3 kg का। और अगर HP Victus भी देखते हैं RTX 2050 के साथ में, जिसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है, 64,000 के आसपास है, तो वहां पर थोड़ा गेमिंग फोकस ज्यादा हो जाएगा। और लेकिन प्लास्टिक की बिल्ड और वो सारी चीजें हैं, तो वो आप डिपेंड करेंगे क्या चीजें ढूंढ रहे हो। और मोटरोला मोटोबुक आता है, OLED है, 50,000 की प्राइसिंग है, लेकिन 16GB रैम है। लेकिन विंडोज की 16GB रैम और मैकबुक की 8GB रैम, इस पे डेफिनेटली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस निकल कर आता है। तो अगर एक चीज है, आप पहले चीजें दिमाग में लेके चलना कि आपको क्या लेना है। आपको गेमिंग करनी है, पढ़ाई करनी है साथ साथ में, तब आप गेमिंग लैपटॉप या विंडोज लैपटॉप पे जाना। पर अगर आपको लगता है कि एक सीरियस, एक लाइट वेट एक्सपीरियंस जो मैकबुक निकाल के दे सकता है, वो विंडोज आज भी लैक करता है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ चीज। और हर एक चीज के अपने फायदे हैं। विंडोज लैपटॉप के RTX 2050 3050 आते हैं, और मैकबुक अपना एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है। तो देखो अभी कौन हो आप, क्या करना चाहते हो। और प्लस अगर आपके पास आईफोन है तो एक इकोसिस्टम वाला प्लस पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसी के साथ आपका राइटिंग को लेकर या क्रिएटिविटी को लेकर और थोड़ा काम है। और अगर आप कहीं से भी आईपैड भी ओन करते हो तो तीनों चीज का कॉम्बो तो नेक्स्ट लेवल है और किलर है। तो अगर आप एंड समझते हो ना, तो ये लैपटॉप जो मैकबुक नियो है, तो ये परफेक्ट नहीं है। जैसे कि इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, जो हैप्टिक्स जो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करता है ट्रैक पैड में। अगर आपको मैं फ्रैंकली बोलूं ना, ये M1 M2 इसके लिए मुझे ज्यादा पसंद है। ये हल्का सा टच और डबल टिक वाला काम, या फिर मतलब कहूंगा प्रेशर सेंसिटिविटी वाला पार्ट जो है ना, वो फील हो जाता है। यहाँ पर वो दबाना पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। स्पीकर वगैरह तो ठीक है। 8GB रैम मैं कहूंगा आपको एक टाइम के बाद में कम पड़ेगी जरूर। मतलब 1 साल के बाद में आप सोचोगे कि शायद मैं बेटर ले लेता, कुछ M1 M2 खरीद लेता 16GB रैम वगैरह वाला। और स्लो USB 2.0 आता है, तो वहां से डेटा ट्रांसफर भी स्लो होगा। ऑलरेडी 2 ही सिर्फ पॉइंट्स दिए इन्होंने, तो कनेक्टिविटी को लेकर और झंझट होने वाले हैं। हालांकि आप एडेप्टर वगैरह लगा के इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट वाला पार्ट जो है 10,000 एक्स्ट्रा देना, वो मुझे चल जाएगा। मतलब अगर पासवर्ड से भी मेरा काम हो रहा है तो ठीक है। पर है ना, जब टच आईडी है ना, अगर आपको मैं बोलूं कि आप जब इकोसिस्टम में घुसोगे, या फिर जैसे क्रोम लॉगिन हो गया बार बार, या कोई इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन वगैरह हो गया, अगर आपने बैकएंड पे डेटा सेव कर रखा है ना, तो एक उंगली से आपका सारा काम हो जाता है। मतलब टच से काम हो जाता है, वरना आपको एवरी टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसे सिंपल से यूजर हो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तब ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही M1 M2 वगैरह यूज करके आ रहे हो, या इसके ऊपर कोई भी मशीन है, तब आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप अगर आप आज भी नहीं लेते हो ना, तो चल जाएगा, अगले 2-3 महीने भी नहीं ले रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा वेट कर सकते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली वगैरह में इसकी सेल पे कुछ ना कुछ ऑफर जरूर आएगा। अगर आज 60 का मिल रहा है, तो अगर 5,000 का भी ऑफर आता है या 10,000 का भी ऑफर आता है, तो एटलीस्ट ये आपको 50 में तो भाई इजीली मिल जाएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैकबुक M1 जैसा जो लैपटॉप है, जो सेल के टाइम पे 50-55 का मिल रहा था, तो ये तो 50-55 में तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ कर के भी। बट अगर आप देखो, डिपेंड आप यूजर हो कि अब भी चाहिए, मेरा अब भी, मतलब अगर आप पूछोगे कि मैं तब ले लूं, तो आपका काम क्या कहता है, आप किस चीज के लिए लेना चाहते हो। अगर आपका अभी वर्क है, अभी आपको चाहिए, तो चीज आपको अभी लेनी पड़ेगी। फिर 1-2 साल बाद में या फिर 6 महीने बाद में लेके क्या करोगे। कल परसों मुझे एक कमेंट आया था, DM आया था एक्चुअली, कि भाई मुझे ना मैकबुक या फिर आईपैड लेना है, बट मेरे पास पैसा आएगा 5 महीने बाद, तो मैं क्या करूं। तो देखो भाई, यहाँ पर बात वही है कि अगर आपको अभी चीज चाहिए तो अभी चाहिए ना, वो 5 महीने का डिफरेंस कुछ मतलब ही नहीं। 5 महीने की बात है, तब कुछ और अच्छा लॉन्च हो गया तो वो बात हो जाएगी। तो ऐसी चीजें आपको खुद पहले क्लियर करनी है कि मुझे कब लेना है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कब फुलफिल होगी। तो वो थॉट है आपका है। और मार्केट में हर 2 महीने बाद में आंख बंद करोगे कुछ ना कुछ लॉन्च
लॉन्च हो ही जाता है, तो उस चीज का हम वेट ही नहीं कर सकते। आज ये बेस्ट है, कल को कुछ एकदम से कुछ अलग ही प्रोडक्ट आ गया कि भाई ये तो अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज थी। हालांकि जो नियो के अंदर अभी जो कमियां है ना, वो नियो 2 के अंदर बेस्ट हो सकती है, लेकिन वो अभी नहीं होगी, वो 1 साल बाद होगी। तो इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया, तो अब लेना क्या है, कौन सा, मतलब नियो ले लूं, M1 ले लूं या M2 ले लूं। तो जैसे मैंने सिंपल में बताया, यहाँ पर M1 से डेफिनेटली चीजों में कुछ बेटर तो जरूर है, और M2 यहाँ पर पूरा ही आगे है, मतलब इतना मैं कह के चल रहा हूँ। अगर आप M2 लेने जाते हो तो मैं कंसिडर करने बोलूंगा आप स्टार्टिंग वाला वेरिएंट मत लेना, क्योंकि स्टोरेज को इशू है, मतलब 256 वाला। अगर आप 512 वाला कंसिडर करते हो, उसकी स्टोरेज अच्छी है, पर वो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा प्राइसिंग मांगेगा, तो वो चीज अलग हो जाएगी। अब अगर आप M1 और नियो के बीच में कंफ्यूजन लेकर आते हो, तो डिपेंड आपको कौन सी प्राइसिंग पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और क्या आपका रिक्वायरमेंट है, पहले तो आपको वो समझना है। अगर एक एग्जांपल कलर ग्रेडिंग वाला पर्सन है, तो वो तो फिर M1 की तरफ देखेगा, लेकिन वहां पे फिर परफॉर्मेंस का लैक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। तो देखो, अगर आपको M1 या नियो मिलता है, क्योंकि M1 आपको जल्दी अभी मिलने वाला नहीं है, अगर कुछ फ्लिपकार्ट में थोड़ा बहुत या Amazon पे थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा होगा, तो फिर आप ले सकते हो M1। बट अगर आपको स्टॉक ही नहीं मिल रहा है M1, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो नियो है, बजट को लेकर। बट अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर ही सकते हो तो M2 ऑप्शन है, बट मैं स्टार्टिंग वाला वेरिएंट ज्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक पावरफुल सिस्टम बनाना है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं लैपटॉप वगैरह नहीं ले सकता, तो आपके पास मैक मिनी एक ऑप्शन है M4 वाला, जो कि एक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छी मशीन है। और नियो जिसके लिए रेकमेंडेड है, जैसे लाइट यूजर और बाकी सारी चीजें, तो वो जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में देखो क्वेश्चन ये है कि ये लैपटॉप लेने से बेटर आईपैड ले लूं विद मैजिक कीबोर्ड, क्योंकि उसी प्राइसिंग के आसपास पड़ जाता है, विद M4 चिप, एयर वाले की बात कर रहा हूँ, 60 हर्ट्ज पैनल। तो वहां पर आपके पास पॉजिटिव एक ये रहेगा कि आपको स्क्रीन टच मिल जाएगा। पेंसिल के साथ में आपको कुछ लिखना है, नोट्स बनाना है, या फिर आपको ड्राइंग स्केचिंग वगैरह कुछ करनी है, तो फिर आईपैड बेटर है। और क्योंकि वो सारे स्केचिंग वगैरह पार्ट में इसकी डिस्प्ले पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नॉन टच है, तो वो आईपैड आपको करवा देगा। पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, फोटोशॉप हो गई, और भी टर्न्स ऑफ ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके काम की है। फॉर एग्जाम्पल जावा, पाइथन की ऐसी कुछ एप्लीकेशन है, तो वो फिर इसमें ही चलती है, क्योंकि वो इसी के लिए डेवलप करी गई, वो आईपैड में नहीं चलती। तो अगर आपको फिर प्रॉपर लैपटॉप एक्सपीरियंस चाहिए ना, फिर आपको नियो की तरफ जाना पड़ेगा। आईपैड वहां पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। हालांकि एक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन एक एक्सपीरियंस अलग निकाल देगा, बट आईपैड अपना एक टास्क कंप्लीट करता है। अगर मैं एक लिस्ट दिखा दूं यहां पर आपके सामने, आईपैड वर्सेस मैकबुक, जो मैकबुक रन कर सकता है, वो आईपैड कुछ ऐसी चीजें हैं जो रन नहीं कर सकता, लेकिन जो आईपैड कुछ चीजें चला सकता है, वो मैकबुक नहीं चला सकता। तो दोनों के अपने एक फायदे हैं, नुकसान है। अब आप कौन हो, आप किसके लिए चीजें ढूंढ रहे हो, वो सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ मैं कहूंगा जितने ज्यादा चीजें हो सकती थी मैंने सारी सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, तो कमेंट में बता देना। मे बी पार्ट 2 या लॉन्ग टर्म रिव्यू जो होगा उसमें हम वो सारी चीजें ऐड ऑन कर देंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आप नियो क्यों लेना चाहते हो, मतलब मैकबुक, या फिर आपके हिसाब से M1 स्टिल बेस्ट है। ऑफर के बात मत करना कि 50 में बेस्ट है, डेफिनेटली फिर 50 में बेस्ट होगा भाई, लेकिन आप 10,000 ऑफकोर्स बचा रहे हो। एक है ना सेंस करके प्रॉपर आंसर टाइप करना, अगर नहीं लग रहा है कुछ भी तो मत टाइप करना, बट अगर कुछ जेन्युइन आंसर है आपके साथ में, या आप अच्छा कुछ सोच रहे हो कि M1 इसके लिए बेस्ट है, उसके लिए नहीं, तो कमेंट में वो लिखो, ताकि जिसको लेना है तो वो आराम से आपके कमेंट पढ़ के भी डिसीजन बना सके। तो ये सारी वो बातें थी जो हमने मैकबुक नियो के एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू करने की कोशिश करी है, और किसके लिए है किसके लिए नहीं, वो सारी चीजें बात करी है। बाकी जो नया आईपैड एयर आया ना M4 वाला विद मैजिक कीबोर्ड, मैंने इस बार ट्राई करने की सोचा था, तो मैंने वो भी खरीदा है 13 इंच वाला। उसको लेकर भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में लिख डालो, और वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, उस पर भी काम चालू है, बट ये थोड़ी सी ज्यादा जरूरी थी तो हमने पहले ये लेकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।